हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स के वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं माय डियर। टोटल कुल मिला के अगर देखा जाए माय डियर तो 30 क्वेश्चंस मैं आपको आज की वीडियो में कराने वाला हूं माय डियर, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, 10 2 नंबर वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट आंसर माय डियर, और 5 आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वो हैं। तो आपके एग्जाम के अंदर माय डियर ऑप्टिक्स से अगर क्वेश्चन आते हैं 14 से 15 नंबर, तो यही इसी क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं माय डियर। तो आज का वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है माय डियर। पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को आप समझते हुए चलेंगे माय डियर। शुरू करते हैं आज का क्लास माय डियर। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। पहला नंबर सेक्शन है जो कि ऑब्जेक्टिव का है माय डियर। ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है कि दो लेंस दिया हुआ है और दोनों लेंस की क्षमता दे रखी है। ध्यान से देखेंगे, दोनों लेंसों की क्षमता आपके सामने दी हुई है, कितना -15 और +5D है। तब आपको समतुल्य फोकस दूरी माय डियर कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना। बोला सर अगर ऐसा है तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? तो आप सभी को मैंने बता रखा है, एक इक्वेशन पढ़ा रखी है, 1/f = 1/f1 + 1/f2। इसी को हम लोग P के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में लिखते हैं कि P = P1 + P2 होता है माय डियर। तो यहाँ से हम पावर निकाल लेंगे। P1 दिया हुआ है कितना, -15, और दूसरा कितना दिया है, +5 दिया हुआ है। तो -15 में प्लस का 5 अगर आप ऐड करेंगे तो पावर कितना मिल जाएगा माय डियर, -10 मिल जाएगा। डायोप्टर कितना मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा हमें माय डियर -10 डायोप्टर। पावर हमारा आ गया -10 डायोप्टर। और हमसे पूछी जा रही है समतुल्य फोकस दूरी, हमसे फोकस दूरी पूछी जा रही है। तो हम सभी को पता है कि जो फोकस दूरी होता है वो पावर का इन्वर्सली 10, ये मीटर में होता है, लेकिन ऑप्शन देखिए सेंटीमीटर में दिया है। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया माय डियर। तो माइनस था साइन का और ये माइनस 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 क्या हो गया है, प्लस। तो आपको वैल्यू कितनी मिल गई, +10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर। तो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का माय डियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दी वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड अपॉन, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है। हाल फिलहाल में मैंने क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, किस पे काम करता है माय डियर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे क्या कहता है कि कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। फॉर ग्लास विच कलर हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माय डियर। कांच के लिए अगर इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपको माय डियर, तो आप जवाब कैसे दे पाएंगे, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक, यानी अपवर्तनांक इस म्यू को हमें अधिक करना है। तो अगर म्यू अधिक करना है तो लेम्डा वेवलेंथ को क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम करना पड़ेगा। उल्टा होता है, अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हमको अपवर्तनांक अधिक चाहिए तो तरंग दैर्ध्य को, वेवलेंथ को न्यूनतम करना पड़ेगा। बस आप ऑप्शन में से देख लीजिए कि किस रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो आप सभी को पता है लाल का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बैगनी वायलेट कलर हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके लिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाए तो उसकी शक्ति क्या होगी माय डियर। अगर लेंस को पानी में डुबाएं माय डियर तो उसका पावर क्या होगा। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि जो पावर होता है वो
1 अपॉन फोकस होता है, ये होता है। और जैसे ही हम लोग पानी में डुबाते हैं लेंस को, तो अपवर्तनांक यानी कि लेंस हम कहाँ चला गया, पानी में। पहले हवा में था, अब पानी में चला गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अपवर्तनांक बढ़ा तो फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम एक लेंस को पानी में डुबाएंगे तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। याद रखिएगा माय डियर, याद रखिएगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है शानदार, कि अगर लेंस को पानी में डुबाया जाए तो उसका फोकल लेंथ, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाती है। और अगर फोकस दूरी बढ़ गई है तो फोकस दूरी नीचे की वैल्यू बढ़ गई है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा माय डियर। पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। पावर क्या हो जाएगा, कम। अगर फोकस दूरी बढ़ गई है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पावर घट जाएगी माय डियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है माय डियर, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी फाइनल इमेज फॉर्म इन टेलीस्कोप, दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो आपको याद रखना है, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, चाहे ध्यान से सुनिए, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, चाहे टेलीस्कोप हो, चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे दूरदर्शी हो, दोनों के केस में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है माय डियर, दोनों के केस में जो अंतिम प्रतिबिंब होगा वो अंतिम प्रतिबिंब हमेशा इमेजिनरी, काल्पनिक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक और उल्टा। कैसा बनेगा, काल्पनिक और उल्टा होता है। जैसे नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, लेकिन टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा होगा माय डियर। कैसा होगा, काल्पनिक और उल्टा बनता है माय डियर। आगे बढ़ते हैं माय डियर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। अब हम क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, नली की लंबाई बढ़ाने पे आवर्धन क्षमता की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जब एक माइक्रोस्कोप की लंबाई, आप लंबाई बढ़ा देंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है माय डियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि फॉर थीन प्रिज्म डेविएशन डेल्टा की वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। क्या होता है, आपको ये मॉडल सेट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको करवा रखा है, डेल्टा इजकल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू ग्लास का या प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ए आपका क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, प्रिज्म का एंगल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वीं की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, सेम है 20 सेंटीमीटर। तब हम उसका पावर बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं, पावर बताने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर हमें पावर बतानी है माय डियर, पावर बतानी है तो हम जानते हैं कि पावर सर फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर पावर बतानी है तो हमें फोकल लेंथ, फोकस दूरी निकालना पड़ेगा। और फोकस दूरी निकालने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं लेंस मेकर फार्मूला। 1/f इजकल टू लेंस मेकर फार्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फार्मूला होता है माय डियर। लेकिन कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। और कन्वेक्स लेंस में जो R2 होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए साइन जो है माइनस के जगह पे किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लस का इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5, माइनस कर देंगे किससे, 1 से माय डियर, 1 से माइनस कर देंगे। और इसमें मल्टीप्लाई करवाना है 1/r1 प्लस 1/r2 से। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि r1 r2 वक्रता त्रिज्या क्या है, सबका सेम ही है। यानी जो यहाँ 1/20 होगी तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा माय डियर। तो 1/20 1/20 कितना हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
2/20। तो यहाँ से हम 1 फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1.5 - 1 इंटू 1/20 1/20 कितना हो गया 2/20। तो 2/20 का मतलब क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। और 1.5 में से अगर 1 आप माइनस कीजिएगा तो 0.5 होता है 0.5 मल्टीप्लाइड 1 क्या हो गया 10 हो गया माय डियर। तो यहाँ से हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश जस्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये आप हटाइएगा तो क्या मिल जाएगा ये 5 की जगह पर 1/2 हो जाएगा। ये 0.5 का मतलब 1/2 तो क्या मिल गया 1/20 हो गया। और 1/20 यानी कि 1/f इजकल टू हमें मिल गया है 1/f इजकल टू 1/20। तो f यानी कि फोकल लेंथ कितना मिल गया है 20 मीटर कह लीजिए। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या निकाल देंगे हमें क्या निकालनी है माय डियर हमें निकालनी है क्या इसकी पावर निकालनी है। तो पावर हम लोग फटाफट से निकाल देंगे। पावर इजकल टू होगा पावर P इजकल टू 1/f ये हो जाएगा। तो बोला सर वो 20 सेंटीमीटर में आया हुआ है बिल्कुल। तो हम लोग ये 20 सेंटीमीटर में है इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 5 डायोप्टर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो पावर इजकल टू 1/f होता है। तो पहले हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना पड़ा। ये फोकल लेंथ कहाँ से कैलकुलेट करेंगे फोकस दूरी थी ये आपको लेंस मेकर फार्मूला का इस्तेमाल थे। लेंस मेकर फार्मूला कहता है आपका क्या कहता है 1/f इजकल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 - 1/r2 ये कहता है। लेकिन उत्तल लेंस के केस में हम लोग ये प्लस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि R2 निगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है माय डियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है द फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप में हमसे पूछी जा रही है कि फोकल लेंथ क्या होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ जो टेलीस्कोप का होता है माय डियर देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग FO को इसको हम लोग क्या रखते हैं छोटा रखते हैं यानी FO लेस देन होता है किससे FE से। किस केस में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। और टेलीस्कोप में पूछा जा रहा था टेलीस्कोप में उल्टा होता है FO बड़ा होता है किससे FE से। तो कौन सा ऑप्शन है माय डियर ऐसा ऑप्शन नंबर बी FO ग्रेटर देन FE। तो ये पूछेगा टेलीस्कोप में तो ये हो जाएगा। अगर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए पूछता तब हमारा आंसर क्या हो जाता ए नंबर हो जाता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। When a light enter into water from air then its wavelength is हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा वेवलेंथ क्या होगा माय डियर। देखेंगे अगर इस क्वेश्चन में माय डियर हमसे प्रकाश हवा से चाहे पानी में जाता या पानी की जगह वो कांच में भी जा सकता था तो अगर प्रकाश हवा से पानी में जाए या कांच में जाए दोनों मीडियम क्या है अपवर्तनांक दोनों का क्या होगा दोनों माध्यम का ज़्यादा। हवा से तो अपवर्तनांक ज़्यादा ही है दोनों माय डियर। तो बोला बिल्कुल सर पानी और कांच दोनों का अपवर्तनांक हवा से ज़्यादा होता है और अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो हमसे कह रहा है कि प्रकाश पानी में उजाला जाएगा तो क्या होने वाला है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा देखिए डेंसर मीडियम है तो आप सभी को एक चीज़ पहले से पता है क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। अब जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करेगा तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो उसका उल्टा क्या होने वाला है वेवलेंथ घट जाएगा। तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा घट जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा डिक्रीज घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द कलर ऑफ थीन फिल्म इज ड्यू टू पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है माय डियर इंटरफेरेंस होता है। याद रखेंगे कि पतला फिल्म हो सोप बबल हो साबुन का बुलबुले में जो रंग दिखता है आपको 7 रंग वो या पतले फिल्म के रंग का कारण अगर पूछा जाए तो क्या होता है इंटरफेरेंस
व्यतिकरण होता है माय डियर। क्या होता है? व्यतिकरण की घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द वेवलेंथ इज डबल्ड देन द फ्रिंज विड्थ विल। क्या होने वाला है? यंग के प्रयोग में अगर तरंग दैर्ध्य को दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो आप सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फ्रिंज विड्थ बीटा इजकल टू होता है लैम्डा डी बाई डी, यानी कि फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो वेवलेंथ के समानुपाती होती है। वेवलेंथ की क्या होती है? समानुपाती होती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य को दुगुना करते हैं, तो वेवलेंथ को दुगुना कीजिएगा तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगा? दुगुना। क्यों? क्योंकि समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? आंसर हो जाने वाला है माय डियर बी नंबर, डबल्ड हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मिल गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान क्या होगा? तो रचनात्मक व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका पथांतर पाथ डिफरेंस की वैल्यू होती है एन लैम्डा। कितनी होती है? एन लैम्डा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहता तो हमारा क्या होता? 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये डिस्ट्रक्टिव के लिए होता और ये कंस्ट्रक्टिव के लिए, यानी कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनात्मक के लिए, तो हमारा एन लैम्डा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर के नियम के अनुसार, ब्रूस्टर ने ध्रुवण के लिए नियम दिया था म्यू इजकल टू अपवर्तनांक इजकल टू tan IP होता है। क्या होता है? tan IP, जहां IP पोलराइजेशन एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है। तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन का टेंजेंट यानी कि tan IP बराबर होता है अपवर्तनांक के माय डियर। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? म्यूजिकल टू tan IP, सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज, टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता कितनी होती है? तो D/1.22 लैम्डा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। रिजॉल्विंग पावर, किसी टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर पूछेगा तो D/1.22 लैम्डा। अगर यही टेलीस्कोप के जगह अगर माइक्रोस्कोप लिखा होता तो हो जाता λ/2 म्यू साइन थीटा। ये λ/2 म्यू साइन थीटा किसके लिए होता? माइक्रोस्कोप के लिए। किसके लिए? माइक्रोस्कोप के लिए। और टेलीस्कोप के लिए कितना होगा? D/1.22। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाने वाला है माय डियर। तो ये था ऑप्टिक्स का 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन माय डियर, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अब हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या है? राइट कंडीशन ऑफ TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या लिखना है आपको? कंडीशन लिखना है। तो कंडीशन क्या होता है कि भाई जो प्रकाश होती है, जो वस्तु होती है वो कहाँ होनी चाहिए? डेंसर मीडियम में, सघन माध्यम में होनी चाहिए। और जो आपका आपतित कोण होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये सब आपको पढ़ा रखा है मैंने थ्योरी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विथ रे डायग्राम एक्सप्लेन ऑप्टिकल फाइबर एंड राइट्स इट्स यूजेज। प्रकाशीय तंतु को, ऑप्टिकल फाइबर को लिखना है और उसके 2 उपयोग लिखने हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयोजन में समतुल्य फोकस दूरी प्राप्त करनी है 2 लेंसों के, यानी कि 2 लेंस को हमने कंबाइंड कर दिया है ऐसे बिल्कुल, और इनके लिए हमको रिलेशन निकालनी है फोकल लेंथ। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, कि भी आपको मैंने क्लास में इसका डेरिवेशन करवा रखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि डिफाइन वेव फ्रंट एंड राइट इट्स टाइप। तरंगार्ग को परिभाषित करना है और उसके प्रकार लिखने हैं। तो तरंगार्ग वेव फ्रंट 3 तरह के होंगे,
तीन तरह के तरंगार्घ होते हैं, वेव फ्रंट होते हैं। एक होता है स्फेरिकल, जिसके लिए सोर्स बिंदुवत होता है, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है माय डियर। एक होता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, एक क्या होता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, ये होता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स कैसा होना चाहिए, लीनियर, ये लीनियर सोर्स होगा तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। और एक जो होता है माय डियर वो होता है आपका प्लेन वेव फ्रंट। क्या होता है, एक प्लेन वेव फ्रंट होता है, एक प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट के लिए जो प्रकाश स्रोत होना चाहिए वो कहाँ स्थित होना चाहिए, अनंत पर स्थित होना चाहिए। तो तीन प्रकार के वेव फ्रंट होते हैं। डिफाइन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के व्यतिकरण और प्रकाश के विवर्तन को समझाएं। इसके जगह पे क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि प्रकाश के व्यतिकरण और प्रकाश के विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। आपके एग्जाम में इन दोनों क्वेश्चंस में इनमें आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए भी आ सकता है माय डियर। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन आपको पहले से पता होना चाहिए कि लाइट सुपर इम्पोज होती है एक दूसरे के ऊपर, एक प्रकाश दूसरे प्रकाश के ऊपर अध्यारोपित होती है, तो इंटरफेरेंस की फिनोमेना होती है। और डिफ्रैक्शन होती है कि प्रकाश आएगी और एक पार्टिकल से, कण से टकरा के मुड़ जाएगी और मुड़ने की यह घटना डिफ्रैक्शन विवर्तन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। डिफाइन कोहेरेंट सोर्स एंड राइट इट्स कंडीशन। कला संबंध स्रोतों को परिभाषित करें और उसकी शर्तों को लिखें। हमें कोहेरेंट सोर्स का डेफिनेशन लिखना है और उसकी कंडीशंस भी हमें नोट डाउन करनी है माय डियर। तो कला संबंध स्रोत और उसकी कंडीशन लिख देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पोलराइड क्या होता है और उसका उपयोग लिखना है हमको। तो आप सभी को पता है कि पोलराइड का काम होता है पोलराइजेशन करना, यानी कि एक प्रकाश है जो क्या है, अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड का मतलब होता है सभी दिशाओं में उसका वाइब्रेशन है, कंपन है, लेकिन जैसे वो पोलराइजर से पास होगा, पोलराइड से पास होगा, उसकी दिशा क्या हो जाती है, निर्धारित हो जाती है। उसकी दिशा क्या हो जाती है, निर्धारित। तो इस डिवाइस को, इस यंत्र को हम लोग पोलराइड कहते हैं माय डियर। तो पोलराइड क्या करता है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग शीशे में, जैसे हवाई जहाज हो गया, हवाई जहाज के में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि लाइट ज़्यादा अंदर न आए। 3D सिनेमा देखने के लिए जो ग्लास चश्मे मिलते हैं उस चश्मे में यूज करते हैं माय डियर। 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को आपको बता देना है और उसके दूर करने के उपाय भी आपको लिख देने हैं माय डियर। ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक का द्वारक छोटा क्यों रखा जाता है। आपको अभिदृश्यक ये छोटा है और ये आपको अभिदृश्यक ये छोटा और ये आईपीस बड़ा बनाते हैं। तो ये अभिदृश्यक छोटा इसलिए रखा जाता है ताकि जो है प्रकाश की तीव्रता में कमी ना आए, और प्रकाश की तीव्रता कम नहीं होगी तो प्रकाश जो प्रतिबिंब बनेगा वो एकदम साफ साफ प्रतिबिंब बनता है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रूस्टर का नियम लिखना है डायग्राम के साथ। ध्रुवण के लिए जो ब्रूस्टर ने नियम दिया था, क्या नियम दिया था कि म्यू इजकल टू tan IP होता है। तो इस नियम को हमें प्रूफ करना है बाकायदा फोटो के साथ माय डियर। तो ये 2 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स के क्वेश्चन थे जिसको मैंने आप सभी के लिए एक्सप्लेन किया माय डियर। अब 5 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं माय डियर। ऑप्टिक्स से 5 नंबर के क्वेश्चन है कि आएगा तो आएगा ही आपके एग्जाम में, और ये वही कुछ 5-6 क्वेश्चन है सेक्शन सी के अंदर जिसमें मैंने बना रखा है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल अपवर्तक सतह के लिए, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। तो आप वीडियो जाकर के देख लेंगे, मैंने कन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए प्रूफ करवा रखा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र। इसी सूत्र पे आपको अभी एक क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी मैंने करवाया है और न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में इस पे आ सकता है, और डेरिवेशन साथ में लेंस मेकर फार्मूला का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है माय डियर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है फॉर प्रिज्म, प्रिज्म के लिए हमें प्रूफ करना है कि म्यू इजकल टू साइन डेल्टा मिनिमम अपॉन ए प्लस ए अपॉन 2
बाई साइन ए बाई 2 माय डियर, यानी कि अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन के बीच में क्या संबंध होता है। क्वेश्चन आएगा कि अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन के बीच में क्या संबंध होता है माय डियर। तो बहुत आसानी से आप बता देंगे, ये डेरिवेशन कर देंगे। आपको ये डेरिवेशन मैंने क्लास में करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल आपको क्रिया विधि बाकायदा फोटो के साथ लिखनी है और उसका आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो आवर्धन क्षमता का व्यंजक आप मैग्निफिकेशन का व्यंजक निकाल देंगे कंपाउंड के लिए, माइनस V0 बाई U0 1 प्लस D अपॉन Fe होता है। तो ये आसानी से आप निकाल देंगे। नियर पॉइंट फार पॉइंट दोनों के लिए कंडीशंस होती हैं, दोनों आप डेरिवेशन कर देंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, राइट हाइगन्स सिद्धांत। हाइगन्स के प्रिंसिपल को लिखना है सेकेंडरी वेवलेट के लिए और उसके आधार पे अपवर्तन को प्रूफ करना है। आपको अपवर्तन का मतलब स्नेल का नियम, आपको हाइजेंस की थ्योरी लिखनी है और हाइजेंस की थ्योरी लिखने के बाद आपको स्नेल का नियम प्रूफ करना है। किसको प्रूफ करना है? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का नियम सिद्ध करने का मतलब होता है कि आपको स्नेल का नियम सिद्ध करना है माय डियर। और आखिरी क्वेश्चन, व्यतिकरण की परिभाषा देनी है और यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज्ड विड्थ के लिए, जिसका मैंने अभी एक क्वेश्चन भी करवाया था कि बीटा इजकल टू लैम्डा डी बाई डी, ये फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई होती है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है यंग के एक्सपेरिमेंट में माय डियर। तो ये थे ऑप्टिक्स के शानदार दमदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2021 बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं माय डियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपसे 14 से 15 नंबर आपके एग्जाम में तय माने जाएंगे माय डियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।